कैसे हैं आप लोग? जैसे कल थे वैसे ही है ना? बदल तो नहीं गए? टॉपिक कौन सा चल रहा था आपने? अधिगम। और अधिगम में भी अधिगम के प्रकार। कल हमने बहुत सारे बिंदु क्लियर किए थे ना। एक तो हमने निर्मितवाद पढ़ा था। किसने दिया था? निर्मितवाद की प्रक्रिया में बालक क्या करता है? संज्ञान का निर्माण करता है। किसका आधार किसको मानता है? पूर्व ज्ञान को। किताबों का सहारा लेता है क्या? नहीं। अपनी मानसिक योग्यताओं को सहारा लेता है? अन्य छात्रों से, शिक्षक से, और फिर समस्या के समाधान तक पहुंचता है। अच्छा, ये बाल केंद्रित है कि शिक्षक केंद्रित? बालक कौन सी भूमिका में, शिक्षक कौन सी भूमिका में? उसके बाद में डेविड आसुवेल। डेविड आसुवेल और इसमें समानता ही है ना? अंतर क्या है? अंतर आगमन और निगमन का। जेरोम ब्रूनर कैसे सिखाता है? और वो कैसे सिखाता है? निगमन। फिर एक सिद्धांत बेटा, क्षेत्र सिद्धांत। किसने दिया? 3 संप्रदाय बताए। कौन कौन से? जीवन दायरा, सदिश और कर्षण, और तल रूप। अच्छा, एक सिद्धांत बेटा टोलमेन का, क्या नाम था? चिन्ह पूर्णाकार। व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रण, यही था। इसके बाद में प्रतिस्थापन या स्थानापन किसने दिया? गुथरी ने। वो कहता है कि अनुबंधन स्थापित करवाओ लेकिन एक बार में ही करवाओ, ज्यादा क्रियाएं नहीं करवानी, इसलिए पुनर्बलन के महत्व को क्या करता है? समाप्त करता है। फिर अब अनुभाविक किसने दिया? कार्ल रोजर्स कहता है कि अनुभवों के आधार पर सीखता है, और मैस्लो कहता है कि आवश्यकताओं के आधार पर सीखता है। ये सिद्धांत पूरे हो गए थे। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था अधिगम के प्रकार। सबसे पहले किसके अनुसार? डेविड आसवेल। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, इसका सिद्धांत किस पर आधारित है? डेविड आसवेल का सिद्धांत अर्थपूर्ण सीखने पर आधारित है। और किसको अस्वीकृत कर दिया इसने? रटकर सीखने को। समस्या का समाधान किस में होता है? अन्वेषण सीखने में। क्या हो गया है? बिठाओ इन्हें, बिठाओ। अरे धीरे बिठाना है, गिराना नहीं है। चलिए, इसके बाद कहां पढ़ रहे थे हम? इतना ही। अगला लिखो, रॉबर्ट गेने के अनुसार। जैसे डेविड आसुवेल लिखा था वैसे ही क्या लिखना है? रॉबर्ट गेने के अनुसार। रॉबर्ट गेने के अनुसार। रॉबर्ट गेने के अनुसार, है ना? वास्तव में तो ये नाम है इसका। अब इसको गेग नहीं बोलेंगे, गेने बोलेंगे, कुछ भी बोला जा सकता है ना। रॉबर्ट गेने, सामान्यतः गेने ही बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ये जी साइलेंट है। चलिए, रॉबर्ट गेने देखिए ध्यान से। रॉबर्ट गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। कितने बताए? 8 प्रकार। रॉबर्ट गेने ने सीखने कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। अच्छा, रॉबर्ट गेने कहता है कि ये जो 8 प्रकार है ना, इनको इसने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया है, पिरामिड के रूप में। किसके रूप में व्यवस्थित किया है? पिरामिड के रूप से। और इसने कहा है कि ये इनका जो क्रम है ना, वो निम्न से लेकर उच्च की ओर है। अब मुझे बताओ, जब इसका क्रम बता दिया तो हमें क्या याद रखना होगा? क्रम याद रखना होगा कि 1 से लेकर 8 तक कौन से प्रकार भी 8 हो गए इसके। डेविड आसुवेल कोई क्रम नहीं बताता है, लेकिन ये क्रम बताता है। ये कहता है कि निम्न से उच्च मानसिकता स्तर की ओर व्यवस्थित किए जाते हैं। और फिर ये बताता है कि बालक जो है ना, वो पहले निम्न वाले अधिगम को करेगा।
निम्न वाले अधिगम को करने के बाद ही अगले अधिगम तक पहुंचेगा। डायरेक्ट वो बीच में से कोई सीखना मतलब अधिगम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है बालक सीखता हुआ क्रम से चलेगा। पहले लो लेवल की बातें सीखेगा, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता हुआ हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। तो क्रम मिस्टेक नहीं होना है, इसका मतलब अपने को भी इसके क्रम पूछे जाएंगे। तो या तो 8 अधिगम देके और फिर कहते हैं कि इनका क्रम व्यवस्थित करो, या बीच बीच में से कोई 4 दे देते हैं और 4 देके कहते हैं कि इनका क्रम निर्धारित कीजिए। ध्यान रह जाएगा। तो इसके कितने क्रम है? 8। अच्छा, इसके लिए इसने एक बुक लिखी है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था तो इसने किताब लिखी, और किताब है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखने की स्थितियां। क्या होती है? सीखने की स्थितियां या सीखने की परिस्थितियां। सीखने की परिस्थितियां बताइए कि बालक किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे आगे सीखता जाता है। तो ये कंडीशंस ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेने ने कितने प्रकार माने? 8 प्रकार। लिखो तो लिखो। लिखो गेने ने निम्न से उच्च मानसिकता स्तर की ओर गेने ने निम्न से उच्च मानसिकता स्तर की ओर गेने ने निम्न से उच्च मानसिकता स्तर की ओर सीखने के गेने ने निम्न से उच्च मानसिकता स्तर की ओर सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। उच्च मानसिकता स्तर की ओर सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में इन प्रकारों को अनुक्रमिक रूप से मतलब सिक्वेंशियल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया है। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं ना। और इन्हें कैसे व्यवस्थित किया है? निम्न से उच्च की ओर। ये निम्न से उच्च। अच्छा, निम्न से उच्च होगा, इसका मतलब सरल से कठिन होगा कि नहीं होगा? सरल से कठिन। पहले सरल सीखेगा बालक, उसके बाद कैसे सीखेगा? कठिन सीखेगा। निम्न से उच्च की ओर, सरल से कठिन की ओर। कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। अच्छा, बता सकते हो क्या पहला प्रकार कौन सा होता है? संकेत अधिगम। लिखो इस तरह से। हाँ, एक तरफ पिरामिड बना लो पेज के, और एक तरफ इस तरह से लिख लेंगे, आगे इनके इंग्लिश वर्जन भी लिख लेंगे। संकेत अधिगम। दूसरा कौन सा बताया है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा कौन सा बताया है? वेरी गुड, श्रृंखला अधिगम। चौथा कौन सा बताया है? शाब्दिक साचरी अधिगम।
पांचवा कौन सा बताया है? विभेदन अधिगम। 6 नंबर कौन सा है? संप्रत्यय अधिगम। 7 नंबर कौन सा है? नियम अधिगम। और 8 नंबर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नियम को बोलते हैं रूल लर्निंग। संप्रत्यय को बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। विभेदन को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। शाब्दिक साचर्य को बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। श्रृंखला को बोलते हैं चेन लर्निंग। उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। और संकेत को बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। लिख लिया? अब हो गया? ये निम्न से उच्च बताएं कि उच्च से निम्न बताएं? सरल से
कठिन। किसके रूप में बताएं? पिरामिड के रूप में बताएं। कैसे बताएं? पिरामिड। इनमें से जो नीचे वाले चार है ना, वो तो है पेशी अधिगम से संबंधित, और ऊपर वाले जो चार है ना, वो है संवेदी अधिगम से संबंधित। नीचे वाले जो है वो तो है पेशी अधिगम से, और ऊपर वाले हैं चारों, वो क्या है? संवेदी अधिगम से। देखिए, सबसे पहला कौन सा बताया है? सबसे पहले संकेत। अच्छा, संकेत अधिगम क्या होता है? देखो, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए ना, हम लोग इनको पहले समझते तो नहीं समझ पाते। अब मैं सीधा सीधा बताऊंगा। इस संकेत अधिगम को इसने पावलोव के आधार पर समझाया है। इसने कहा जिस प्रकार से पावलोव एक बच्चे में अधिगम करना चाहता है, वो तरीका संकेत अधिगम का है। कौन सा है? इसका मतलब है ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम है। सबसे निम्न स्तर का, सबसे आसानी से सीखा जाने वाला अधिगम, सबसे पहले बालक को होने वाला अधिगम कौन सा है? संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? ये सबसे लो लेवल का अधिगम है। हमने इनको सीख कर हमने सोचा पता नहीं हमने क्या कर लिया है। ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम है। इसे हर कोई सीख सकता है। इसे हर कोई सीख सकता है। संकेत अधिगम होता है। समझ पा रहे हो? तो इसको तो किसके आधार पर वर्णित किया इसने? पावलोव के आधार। इसका मतलब पावलोव जो बच्चों को सिखा रहा है ना, वो सबसे लो लेवल की बात कर रहा है कि सबसे आसानी से जो कोई अधिगम हो जाएगा, या बच्चा सबसे आसानी से सीख जाएगा, वो किसके द्वारा सीखेगा? संकेत अधिगम के द्वारा सीखेगा। अच्छा, आजकल पीछे काफी जगह रहने लग गई है ना। एग्जाम है आज सीटेट का, है लेवल 2 वालों का। हो गया? गजब का पेपर आया है, एक भी फैक्ट नहीं है। जो 30 सवाल आए ना, एक भी सिंगल फैक्ट नहीं है। लेव वाइगोत्स्की का खूब पूछा गया, जेरोम ब्रूनर को खूब पूछा गया, और पियाजे को पूछा गया है, और मांडुरा को पूछा गया है, और एक दो और उनको मुख्य मुख्य। लेव वाइगोत्स्की को तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है ना। लेव वाइगोत्स्की को तो बहुत ज्यादा पूछा गया। उसका पारस्परिक शिक्षण पूछ लिया 2 सवाल में, तो मतलब एक छोटी सी बात। उसकी वो इंटर स्पीच पूछ ली गई, इंटरनल स्पीच, एक सवाल में। मतलब बिल्कुल सवाल तो, पेपर तो ये नहीं है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन पेपर ये भी नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फैक्चुअल कोई भी नहीं है। सारा केवल कॉन्सेप्ट है। जीन पियाजे के अनुसार बालक कैसे सीखता है, 4 कथन दे दिए, बताओ कैसे सीखेगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखता है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक कैसे सीखता है। कितने गजब गजब के सवाल दिए गए हैं। मतलब ऐसे ही पेपर आते रहे ना, तब ठीक रहे। फैक्चुअल पूछ पूछ के और हमें बर्बाद कर दिया इन्होंने। बताओ, कॉलर ने किस पर प्रयोग किया? फिर उसमें लिखा था चिंपांजीन, हाथीन, घोड़ान। क्या हो जाएगा उस बात से? क्या मिल गया? क्या सीख गया बच्चा? तो ये चीजें थोड़ी सी ठीक है। पहले तो केवल यही पूछा जाता था, इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। आरपीएससी तो सीधा फंडा था आरपीएससी का, और सेकंड ग्रेड आरपीएससी तो इतना आसान पूछती थी कि बस सीधे सीधे फैक्ट रख लो, वो फैक्ट से काम हो जाएगा। अब आजकल परिवर्तन आ रहा है, और वो परिवर्तन आना भी चाहिए। तो सीटेट में आ रहा है तो वहां से पात्रता में तो आएगा है। और पात्रता का पेपर जो होता है ना, ढंग के लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। खैर, अपने आगे बढ़िए। मैं ये कह रहा हूं कि पहला अधिगम कौन सा होता है? संकेत अधिगम। पहला कौन सा होता है? संकेत अधिगम। इसके बाद जब बालक संकेत अधिगम सीखता है, यह सबसे आसान होता है उसका सीखना। उसके बाद अगला आता है उद्दीपक प्रतिक्रिया। उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। इसको इसने व्याख्यायित किया थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार किया है? थॉर्नडाइक और स्किनर के अनुसार। इसका मतलब यह कि पावलोव का सीखना बच्चे के लिए ज्यादा आसान होता है बजाय थॉर्नडाइक के। भाई थॉर्नडाइक ये कह रहा है पावलोव के द्वारा सीखा जाना, बालक आसानी से सीख जाएगा। उसके बाद जब तक वो पावलोव के आधार पर सीखना नहीं जानता है, उसके तब तक वो थॉर्नडाइक के अनुसार नहीं सीख सकता है। क्योंकि आप याद करके देखिए, पावलोव पुनरावृत्ति की बात कर रहा है और थॉर्नडाइक अभ्यास की बात कर रहा है। तो अभ्यास में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अभ्यास में दिमाग लगाया जाता है और इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो सबसे आसान तो होता है पावलोव के अनुसार, और उसके बाद में होता है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक कैसे सिखाता है? उद्दीपक द्वारा। यह कह रहा है कि कोई भी बच्चे को उद्दीपक दे दिया जाए तो बच्चा उस उद्दीपक के कारण क्रिया करेगा। इस तरह का सीखना उसके लिए उद्दीपक अनुक्रिया कहलाएगा। उसके बाद आता है केवल स्किनर, और उसके बाद कहता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम मतलब किन्हीं कार्यों के
किन्हीं कार्यों को अपने व्यवस्थित क्रम में, अपने अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करना श्रृंखला अधिगम होता है। इसका सवाल पूछा गया कि एक बालक कार चलाना सीख रहा है। एक व्यक्ति क्या चलाना सीख रहा है? कार चलाना। और वह कार चलाना सीख जाता है। निम्न में से कौन सा अधिगम हो गया उसे? कौन सा अधिगम हुआ है? शिकायत करके आए होगे? हैं? नहीं, मैंने तो पहले से एप्लीकेशन दे दी है। मैंने तो एक एप्लीकेशन दे रखी है कि एक बार गलती हो गई थी, धूल खा ली है, हाँ, काली गाय है आपकी, अरे अब कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर, श्रृंखला अधिगम। अच्छा, श्रृंखला अधिगम में देखो, ये श्रृंखला अधिगम कार चलाने का मतलब समझ गए क्या आप लोग? जैसे पहले कार चलाने में पहले क्या करते हैं? पहले सीट पर बैठते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्लच दबाते हैं, क्लच दबाने के बाद गियर डालते हैं, फिर उसके बाद में क्लच छोड़ते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, फिर गियर बदलते हैं। बताओ, श्रृंखला से काम करना पड़ रहा है क्या? या ऐसे ही होता है डायरेक्ट गाड़ी में पहले ही गियर डाल दो, फिर उसके अंदर जाके बैठो, फिर उसमें चाबी लगाओ? ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब एक बालक ये कार्य नहीं सीख पा रहा है तो कौन सा अधिगम नहीं हो पा रहा है? उसे श्रृंखला अधिगम नहीं हो पा रहा है। पूछा गया सवाल कि रीना, एक लड़की का नाम दिया कि रीना स्कूल से आने के बाद अपने जूतों को रैंक पर रखती है, फिर कोट को उतारकर, ब्लेजर को उतारकर खूंटी पर टांगती है, फिर अपने यूनिफॉर्म चेंज करके हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके खेलने चली जाती है। रीना किस प्रकार का अधिगम कर चुकी है? श्रृंखला अधिगम कर चुकी है। समझ पा रहे हैं ना? किन्हीं कार्यों को व्यवस्थित क्रम में कर लेना क्या कहलाएगा? श्रृंखला अधिगम। इसका मतलब है पहले संकेत होगा, उसके बाद उद्दीपक होगा, क्योंकि संकेत में अपने को इतनी चीजें जोड़नी नहीं होती है। फिर उसके बाद उद्दीपक होगा, और उद्दीपक के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको श्रृंखला अधिगम होगा। और जब श्रृंखला अधिगम हो जाता है तो वो अगले अधिगम की ओर बढ़ता है, और वो कौन सा होता है? शाब्दिक साचरी। अच्छा, शाब्दिक साचरी होता है ना, वर्बल एसोसिएशन जो होता है। ये वर्बल एसोसिएशन में कोई बड़ी बात नहीं है। वर्बल एसोसिएशन केवल बालक के स्कूल से संबंधित बता रहा है, वो कक्षा से संबंधित बता रहा है, सीखने से। जैसे विषय वस्तु की बात कर रहा है, वो कह रहा है जैसे एक बालक लोम विलोम याद करता है, एक बालक राज्यों की राजधानियां याद कर रहा है, शब्द युग्म याद कर रहा है, पर्यायवाची शब्द याद कर रहा है, तो वो किसी एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का साचर्य स्थापित कर लेता है। साचर्य मतलब होता है जोड़ना। किसी एक शब्द का साचर्य किसी दूसरे शब्द के साथ वो स्थापित कर लेता है। जैसे अब बालक को पूछा जाएगा कि रात, तो वो कहेगा दिन। जैसे उसको पूछा जाएगा राजा, समझ पा रहे? अच्छा, वो उस बालक को ये पूछा जाएगा कि राजस्थान, तो वो कहेगा जयपुर। उसको पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश, तो वो कहेगा लखनऊ। इसका मतलब उसने एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का साचर्य स्थापित कर लिया है। और इस तरह से यदि बालक बताता है तो इसका मतलब उसे शाब्दिक साचर्य अधिगम हो गया। आप उसको साचर्य आपने स्थापित करवाया, स्थापित करवाने के बाद उस बालक को ये पूछ रहे हैं आप, और आप राजस्थान की राजधानी पूछते हैं, और वो कहता है कि राजस्थान की राजधानी भोपाल। इसका मतलब बालक को कौन सा अधिगम नहीं हुआ है? शाब्दिक साचर्य अधिगम। अभी वो एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़कर नहीं सीख पा रहा है। किसी एक शब्द का साचर्य दूसरे शब्द के साथ नहीं बिठा पा रहा है, नहीं बिठा पा रहा है। तो कुल मिला के पहला अधिगम संकेत, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साचर्य। ये चारों के चारों अधिगम में बालक को पेशी अधिगम की जरूरत पड़ती है, संवेदी की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशी अधिगम के द्वारा हो जाते हैं। इसके बाद अगले लेवल पर जब बालक जाता है तो उसे विभेदन अधिगम करना सीखता है। विभेदन मतलब डिस्क्रिमिनेशन। जैसे उद्दीपकों का विभेदीकरण, याद है उद्दीपक विभेदीकरण क्या था? उद्दीपकों के मध्य क्या कर लेना? अंतर कर लेना। उद्दीपकों के मध्य अंतर कर लेना, उनको पहचान लेना, यह विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण संकेतीकरण होता है ना। अच्छा, संकेतों को समझ लेना मतलब विभेद कर लेना उन संकेतों में। उन संकेतों में क्या कर लेना? विभेद। जैसे इसका उदाहरण संकेत में भी ले सकते हैं, हम यहां भी ले सकते हैं। जैसे एक लड़की स्कूटी लेकर जाती है और वो रेड लाइट देख के रुक जाती है, और वो ग्रीन लाइट देख के चल जाती है, येलो लाइट देख के वो धीरे धीरे चलती है। तो संकेत तो सीखा ही है, लेकिन संकेत से अगले लेवल में उसने उनमें क्या कर लिया है? विभेदन कर दिया है। भाई केवल एक पूछे कि रेड लाइट पर रुकना, तो संकेत अधिगम हो गया। लेकिन यदि वो रेड पर रुक रही है, ग्रीन पर चल रही है, येलो पर धीरे धीरे चल रही है, इसका मतलब उसके मध्य उन्होंने क्या कर लिया है? विभेद कर लिया है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होता है कि वो क्या कर सके? अंतर स्थापित कर सके।
एक की टेबल में, दो की टेबल में, तीन की टेबल में अंतर स्थापित कर ले, साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र में अंतर स्थापित कर ले, औसत और प्रतिशत में अंतर स्थापित कर ले। वो जब भी अंतर स्थापित करने लगता है, तुलना करने लगता है ना जो दो चीजों की, कि ये छोटी है और ये बड़ी है, ये कमजोर है और ये मजबूत है, इसका मतलब बालक को कौन सा अधिगम हो रहा है? विभेदन अधिगम हो रहा है। कौन सा अधिगम हो रहा है? विभेदन। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग उसका चल रहा है। देखो जब बालक छोटा होता है तो वो रिश्ते ज्यादा पहचान नहीं पाता है, वो ज्यादा रिश्ते नहीं पहचान पाता है कि ये तेरी, उसको सिखाया जाता है कि ये तेरी चाची है, ये तेरे चाचा है, ये तेरी ताई है, ये तेरे ताऊ है, उसको केवल सिखाया जाता है तो वो रट लेता है, वो उन्हें क्या कर लेता है? रट लेता है। लेकिन वो वापस उनमें रिश्ता स्थापित नहीं कर पाता है। वो ये नहीं कर पाता है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है, तो ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है। उसका कौन सा लर्निंग नहीं होता? पलटावी गुण विकसित नहीं होता है, वो पलट कर नहीं सोच सकता है वापस। बालक ये तो सीख गया कि 4+2 बराबर 6 होते हैं, लेकिन या फिर 2+2 बराबर 4 होते हैं, लेकिन 4 में वापस 2 का भाग लगाएंगे तो वापस 2 प्राप्त हो जाएगा। ये बालक नहीं सीख पाता है। और जब इतना सीख लेता है, इसका मतलब उस बालक में कौन सा अधिगम हो गया है? विभेदन अधिगम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हो गया। विभेदन अधिगम होने के बाद बालक आगे बढ़ता है और कौन सा अधिगम होता है? संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब यह होता है कि बालक अब न केवल विभेदन कर पा रहा है, बल्कि विभेदन की हुई विषय वस्तु की संरचनाओं का संप्रत्यय अपने मस्तिष्क में भी बिठा रहा है। संरचनाएं अपने मस्तिष्क में बिठा लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट बना लेना। मैंने आपको बताया था ना पहले कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। पहले जब कोई भी बात की जाती है बालक को, तो वो सूचना जो होती है ना वो संवेदना तक पहुंचती है। इसका मतलब पहली प्रारंभिक अनुभूति होती है। संवेदना के बाद अगले स्टेज में जाके वो प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उनका अर्थ ग्रहण करता है, और अर्थ ग्रहण करने के बाद अगली स्टेज में वो उसके संरचना, उसके तत्वों की संरचना निर्मित कर लेता है, उसकी एक इमेज अपने मस्तिष्क में बना लेता है, और वो क्या कहलाता है? संप्रत्यय निर्माण कहलाता है। उसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग हो जाती है। जैसे बालक घर में रहता है तो बालक को सामान्यतः हम लोग ये कहते हैं कि टीवी बंद कर दें, टीवी चालू कर दें, टीवी की आवाज़ कम कर लें, पूरे दिन टीवी देखता रहता है, क्या टीवी देखना है, ये टीवी वो टीवी, टीवी वाले कमरे में चले जा रहे, टीवी वाले कमरे में मत आया करें। रोजाना उसको हम टीवी 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 कहते हैं। तो वो थोड़े दिनों में अपने मस्तिष्क में उस टीवी की संरचना फिट कर लेता है। और अब वो यदि बाजार में अपने घर वालों के साथ कभी भी जाता है, कहीं भी जाता है, और वहां पर टीवी दिखाई देती है, तो तुरंत देख के कहता है कि ये टीवी है। इसका मतलब उसने उसका कॉन्सेप्ट अपने मस्तिष्क में निर्मित कर लिया है। वो धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? अमूर्त चिंतन। अब उस बालक से थोड़ा सा आप पूछेंगे ना टीवी क्या होती है, तो वो बता देगा ब्लैक कलर का इतना बड़ा ढांचा होता है जिसमें मोगली नामक कार्यक्रम आता है। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो ये क्या हो जाएगा? संप्रत्यय। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है। वर्तमान में मॉम डैड वाला कल्चर ज्यादा चल रहा है। आपको पता बच्चा जब होता है तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, पिताजी कहीं बाहर काम वाम कर रहे होते हैं, नौकरी वोकरी कर रहे होते हैं, तो वो मम्मा पूरे दिन भर एक ही बात कहती है, रुक जा पापा को आने दें, पापा को बताऊंगी, पापा लाएंगे, पापा आएंगे तब वो गान, अभी पापा को फोन करती हूँ, पापा के लिए खाना बना रही हूँ, पापा के कपड़े धो रही हूँ, पापा 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 दिन यही चलता है। अच्छा वो बच्चा थोड़े दिनों में कॉन्सेप्ट विकसित करेगा कि ये जो 6.25 फीट का है ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है। और अब वो पापा कहीं भी वो मार्केट में घूम रहे हैं तो वो दूर से बता देगा, देखो मम्मी पापा किसके साथ जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट का ही परिणाम है। वो किसका परिणाम है? कॉन्सेप्ट का ही। मम्मी कहेगी नहीं बेटा ये तेरे पापा नहीं, बोले नहीं कैसे नहीं है, पापा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का निर्माण उसके मस्तिष्क में हो चुका है। अब वो उसकी संरचना जो है ना, उसके तत्वों की संरचना उसके मस्तिष्क में फिट हो गई है, और अब वो उसकी संरचना बिठाएगा, अब वो संरचना भूलेगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट लर्निंग होने के बाद बालक अगले स्टेज में जाता है तो क्या करता है? नियम अधिगम करता है। नियम अधिगम का मतलब किसी भी नियम को सीख जाना, यही होता है। किसी भी नियम को सीख जाना, न केवल उस नियम को सीख जाना बल्कि उस नियम का व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी कर लेना। नियम को सीखकर उसका उपयोग दूसरी परिस्थिति में कर लेना, उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? नियम अधिगम कहलाता है। बच्चे ने नियम को सीख लिया, रट लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उद्दीपक के आधार पर रट लिया होगा, संकेतों के आधार पर रट लिया होगा, लेकिन बच्चे ने नियम का उपयोग करना सीख लिया तो निश्चित सी बात है कि वो रूल लर्निंग हो जाएगा उसका। जैसे एक बच्चा स्कूल में न्यूटन के नियम सीख के आता है, गति के नियम सीख के आता है न्यूटन के, और फिर घर आके जब दूसरा बच्चा, कोई एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसके बॉल को कैच करता है, उसके हाथ में लगी है जोर से, वो कहता है दर्द हो रहा है, लगी है, तो वो कहता है कि यार तू जब कैच करे ना तो थोड़ा सा तेरे हाथों को पीछे खींच लिया कर,
यहां पर न्यूटन का गति का नियम काम कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब है उस बच्चे ने उस नियम को घर आके क्या कर लिया है। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण, तीसरा नियम है ना, दूसरा, चलो दूसरा, दूसरा जो भी है वो नियम काम कर रहे हैं, उस नियम का उपयोग वो कर रहे हैं। बच्चे ने स्कूल में सीखा है कि गोल वस्तु लुढ़कती है, एक नियम सीख लिया, और घर आता है उसकी मम्मा जैसे ही वो घड़ा उतार के नीचे फर्श पर रख रही होती है, वो कहता है नहीं नहीं मम्मा ये लुढ़क जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब उसके नियम जो है ना, उस नियम सीखा था ना, उसका प्रयोग घर पे कर पा रहा है, दूसरी जगह कर पा रहा है। वो नियम केवल सीख लेना नियम नहीं होता, उस नियम का उपयोग करता। जैसे आपने थोंडाई का सिद्धांत यहाँ सीख लिया, और उस सिद्धांत का उपयोग यदि आप विद्यालय में कर रहे हैं या पेपर में कर रहे हैं दूसरी परिस्थिति में, तो निश्चित सी बात है कि आपने नियम को, आपको कौन सा अधिगम हो गया है? नियम अधिगम। नहीं तो यदि थोंडाई के नियम को सीख के आपने उद्दीपक प्रतिक्रिया संकेत के आधार पर सीख के चले गए, तो उसका उपयोग दूसरी जगह नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में लास्ट होता है समस्या समाधान। रॉबर्ट गेने कहता है कि सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम होता है ना, वो समस्या समाधान होता है। यदि बालक समस्या समाधान अधिगम करना सीख जाता है ना, इसके बाद किसी भी विषय वस्तु को कैसे भी वो सीख सकता है, उसके अधिगम का लेवल क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। अब बालक कोई भी विषय वस्तु को आराम से सीख सकता है, यह उच्च स्तर का होता है। यह कहता है जब बालक के सामने समस्या आई है तो उसका समाधान खुद कर ले। गणित का सवाल मिला रहा है और सवाल में कोई दिक्कत आई है उसको, यदि उसका खुद खोज करके और खुद उसका समाधान कर लेता है तो निश्चित रूप से वो बालक हाई लेवल का अधिगम करने के लिए योग्य हो चुका है, वो आप समस्या समाधान सीख जाता है। स्कूल जा रहे हैं, स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, 5 मिनट का समय रहा है, 3 मिनट जाने में ही लग जाएंगे, लेट हो रहे हैं, तो हम लोग उसकी समस्या आई है, उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान। हम देख रहे हैं कि क्या कर दिया, इसमें पेट्रोल है कि नहीं है, या ये चार्ज है कि नहीं है, या फिर हवा इसमें है कि नहीं है, क्या समस्या हो गई, इसकी बैटरी चार्ज है कि नहीं है, कैसे किसी भी प्रकार से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या का समाधान मिल जाए। और फिर आपको एक समस्या का समाधान हुआ कि बैटरी डिस हो गई है, तो आप अपने घर वालों को कहते हैं कि अब थोड़ा धक्का दीजिए इसकी, वो धक्का देते हैं और स्कूटी क्या होती है? स्टार्ट होती है। इसका मतलब आपने समस्या का क्या कर लिया? समाधान। और समस्या का समाधान कर लेना सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है, ठीक है। तो समस्या का समाधान सबसे उच्च लेवल का। तो कुल मिला के कितने बताए? 8। ध्यान दीजिएगा, इनका क्रम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? क्रम ध्यान रखना है, इसके अलावा ज्यादा इनमें लोड नहीं लेना है। बताओ तो पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, कितने बताए? 8 बताए। बिना देखे बता दोगे क्या? देख लो, 10 सेकंड में देख लो इसको, फिर बिना देखे पूछता हूं मैं खड़ा करके किसी को। बता दोगे? रजिस्टर में नजर नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। भाई संकेत से शुरू हो, समस्या समाधान तक डाल दो। 2 तो हो ही गए ऑटोमेटिक ही, और फिर बीच में बचे 6। तो फिर अपना काम तो है ना, याद तो करने ही पड़ेंगे। चलिए अगली हेडिंग लगाइए। प्रकार हमने सामान्य पहले देख लिए थे, 2 लोगों ने जो बताए वो हमने अब देख लिए। अगली हेडिंग लगाइए अधिगम वक्र। अरे क्या मिल गया? अधिगम नहीं करना है, ये पारस्परिक शिक्षण नहीं करना है आपस में। लर्निंग करो, अधिगम वक्र। देखो एक ही नहीं रुक रहा है, सब के सब लगे हुए हैं आगे पीछे। लिखो तो, लर्निंग करो, लिखो। लिखो सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा ओब्लिक गति
सीखने की मात्रा ओब्लिक गति को वक्र रेखा पर प्रदर्शित करना। सीखने की मात्रा ओब्लिक गति को वक्र रेखा पर प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह सीखने की मात्रा एवं प्रयासों की संख्या, यह सीखने की मात्रा एवं प्रयासों की संख्या के मध्य एक खास संबंध को दर्शाता है। खास संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सामान्यतः अधिगम वक्र 4 प्रकार के बनते हैं। सामान्यतः अधिगम वक्र 4 प्रकार के बनते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के बनते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि हम सीखने की दर मतलब किस गति से सीखते जा रहे हैं या हमने कितना सीख लिया है, एक बालक ने कितना सीखा है या कौन सी गति से सीख रहा है, इसको यदि ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर दिया जाए, इसको यदि ग्राफ तो जानते हैं ना आप लोग, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करोगे तो एक रेखा मिल जाएगी आपको वक्र के रूप में। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। उस वक्र रेखा ग्राफ पेपर के रूप में प्रदर्शित करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम वक्र। इसका मतलब सीखने की गति को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है या सीखने की मात्रा का ग्राफ बनाना है। जाहिर सी बात है कि ये किसके मध्य संबंध को दर्शा रहा है? सीखने की मात्रा और प्रयासों की संख्या। भाई कितने प्रयास में कितना सीख लिया है, कितने प्रयास में कितना सीख लिया है, इन दोनों के मध्य एक विशेष संबंध, एक विशेष रिलेशन को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? अच्छा, ये कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के बनते हैं। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, सकारात्मक। सकारात्मक नतोदर। सकारात्मक को ही हम लोग बोलते हैं नतोदर। सकारात्मक या नतोदर। अच्छा, या तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव और या इसको बोलेंगे कॉनकव। क्या हुआ? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे हैं? मैं कह रहा हूं तो बोलेंगे ही फिर। अच्छा, कैसा होता है ये अधिगम वक्र? सीखने की मात्रा। अच्छा, जैसे मैं ये बनाऊं, मान लो मैंने ये बनाया, यहां पर मैंने लिखा है सीखने की दर या मात्रा। अच्छा, इसको मैं हमेशा आर से प्रदर्शित करूंगा, एग्जामिनर नहीं करेगा, मैं ही कर रहा हूं ताकि आगे मुझे हर बार ये लिखना नहीं पड़े। और यहां पर समय की मात्रा या समय की मात्रा या फिर
प्रयासों की मात्रा। किसकी मात्रा है? प्रयासों की मात्रा। इसको मैं प्रदर्शित करूंगा टी से। किससे करूंगा? टी से। अच्छा देखिए, इस प्रकार का वक्र कैसा दिखाई देगा आपको? जो सकारात्मक होगा। प्रारंभ में सीखने की दर कम होगी और उसके बाद में सीखने की दर बढ़ती जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? सकारात्मक वक्र बन जाएगा। समझ गए? प्रारंभ में सीखने की दर क्या होगी? कम, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखने की दर बढ़ती जाएगी। तो सकारात्मक लिखा है आपने। इसमें एक तरफ तो ये बना लेंगे, ये छोटा संकेत बनाएंगे, नहीं तो इसके बिना तो भूल जाएंगे हम। और एक तरफ एक लाइन लिख लेंगे। बना लेना है। ये वो पंखा चला। वहां से बुलाओ। बना लिया क्या? ये वक्र रेखा थोड़ी गड़बड़ नहीं होगी? बना लिया। अब इसमें यहां लाइन लिख लोगे एक। प्रारंभ में सीखने की दर कम, प्रारंभ में सीखने की दर कम, प्रारंभ में सीखने की दर कम एवं बाद में बढ़ती जाए, एवं बाद में बढ़ती जाए। प्रारंभ में सीखने की दर कम एवं बाद में बढ़ती जाए। ठीक है? एक लाइन खाली छोड़ देनी है। मैं आपको ये वक्र पढ़ाने के बाद 4 सवाल पूछूंगा, तो वो बात मैं यहां लिखवाऊंगा। मैं 4 सवाल पूछने वाला हूं, ढंग से पढ़ लेना ना। नंबर 2 लिखो। नकारात्मक, या फिर हो जाएगा उन्नत्तो दर। नेगेटिव या कन्वेक्स लर्निंग करो। लिख लिया? कैसा बनेगा ये वक्र? यहां तो आर होगा, यहां टी होगा, और ये वक्र इस प्रकार से ही बनेगा। पहले सीखने की दर बढ़ रही है और बाद में क्या हो रही है? घट रही है। बना लो। एक तरफ बनाओ, एक तरफ एक लाइन लिखो। क्या कर दिया? गलत होगी वक्र रेखा। मतलब पता ही नहीं है कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है रेखाएं बिना मतलब की थोड़ी है? हाँ, लिख दिया। इसमें क्या लाइन लिखोगे? उसका उल्टा हो जाएगा ना। प्रारंभ में सीखने की दर अधिक एवं बाद में कम होती जाए। लिखो, प्रारंभ में सीखने की दर अधिक, प्रारंभ में सीखने की दर अधिक एवं बाद में कम होती जाए।
नंबर 3 लिखो सरल रेखीय। स्ट्रेट लाइन लर्निंग करो। सरल रेखीय। सरल रेखीय हो गया क्या? ये आर हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और कैसा बन जाएगा? सीधा। ये कैसे होगा बताओ? सीखने की दर हमेशा समान रहती है, तो साइड में लाइन लिख लो, सीखने की दर हमेशा समान रहती है। बोले धीरे धीरे लिखवाओ, ये चांदार स्केल पहली बारी तो काम आ रहा है, बाकी तो काम ही नहीं आया। सीखने की दर हमेशा समान रहती है, सीखने की दर हमेशा समान रहती है। नंबर 4, एस आकारीय। क्या वह सीखने की दर में परिवर्तन हो रहा है क्या? पता नहीं, आप बातचीत कर रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है परिवर्तन हो रहा है। एस आकारीय या मिश्रित अधिगम वक्र। एस टाइप या कंबाइंड। एस टाइप या कंबाइंड लर्निंग करो। जहां सर ये फैन ऑन कर दो एक, एसी भी ऑन। जहां सर वो एसी बंद कर दो। ये चालू कर दो। क्या हुआ? आ रहे हो क्या? ऐसे कैसे भाग सकते हो? एक बार हमारी चपेट में आ गया वो भाग थोड़ी सकता है। ये मैं आ गया गलती से। अब थोड़ी भाग जाएंगे। नहीं, अब नहीं भागने दोगे तुम। ये हो गया क्या ऐसा कार्य? बनाओ तो। ये तो अरे कहीं नहीं भाग रहे हैं, मैं और जहां सर यही है। शांत हो जाओ बस। तो आर और टी। इसमें क्या होता है? ऐसे ही होता है। एक बार में जो करवाना है वो करवा लेना। अभी तो जहां सर आए हुए हैं। हैं? आया हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाना चाहिए। लिख लिया क्या? बना लिया ये भी?
लिखो तो, एक लाइन लिखो साइड में। क्या लिखोगे? लिख लो। इतना क्यों पहले बाद में उलझेंगे, सीधा लिख लो, सीखने की दर परिवर्तित होती रहती है। सीखने की दर परिवर्तित होती रहती है। सीखने की दर परिवर्तित होती रहती है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। यही कारण होता है। अब सुनो ध्यान से, है ना। हमने एक एक लाइन तो सब में दे ही रखी है कि भाई छोटी छोटी लाइन तो उसमें लिख ही लेंगे, और मैं 4 सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इनको समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर 4 सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। ये लर्निंग कर्व कितने समय का बनता है, मतलब जैसे उदाहरण दूं मैं तो, एक क्लास का बनता है, एक हर बालक का बनेगा ये अलग। भाई आप यहां बैठे हो इस क्लास में, तो आपने इस 2 घंटे में आपके सीखने की दर कैसी रही है, इस बात का ही तो लर्निंग कर्व बनता है। इसका मतलब मैं प्रत्येक बालक के लर्निंग कर्व बना सकता हूं ना, भाई किसकी सीखने की दर कैसी रही। अब कैसे रही है इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं उदाहरण से। जैसे मान लो एक बालक जो है, 4 ही प्रकार के लर्निंग कर्व बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 5वां प्रकार का नहीं होगा। बनेंगे इस क्लास में से 400 लर्निंग कर्व, लेकिन उनको यदि मैं बांटूंगा ना, तो वक्र रेखा कितने प्रकार की प्राप्त होगी? 4 ही प्रकार की प्राप्त होगी। हो सकता है वो मतलब कितने समय का बनता है, जैसे एक क्लास है आपकी तो उसका बनता है एक, आज पूरे दिन का लर्निंग कर्व बनता है एक, या फिर 7 दिन का लर्निंग कर्व बनता है, या फिर 1 महीने का लर्निंग कर्व बनता है, या फिर आपके एक पूरे सेशन का लर्निंग कर्व बनता है, या पूरे जीवन का लर्निंग कर्व बनता है। बताओ किसका बनता है? एक क्लास का। देखो किसी का भी लर्निंग कर्व बन सकता है, क्योंकि अपने पास ग्राफ है, इसलिए हम मान लेंगे यदि पूरे जीवन का लर्निंग कर्व बनाए तो ये मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ष। भाई आपने 5 वर्ष 1 सेंटीमीटर का हो गया, इस तरह से आपने उसको 20 सेंटीमीटर के लिया, तो 100 साल का लर्निंग कर्व बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब 100 साल में आपकी सीखने की दर कैसी रही थी? आप पहले ज्यादा सीखे थे, कम सीखे थे, ज्यादा सीखे थे, कम सीखे थे, कैसा भी बन जाएगा ना। लेकिन सामान्यतः अपने को जो एग्जामिनर सवाल पूछेगा ना, वो बच्चे की एक क्लास से लेकर पूछेगा। अब आपकी क्लास 2 घंटे की है, तो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं लर्निंग करो। इस क्लास में से मुझे 4 ही प्रकार के प्राप्त होंगे। पहला प्रकार तो वो देखो, ये समझना ही सब कुछ है, ये इसके आधार पर ही सवाल हल कर पाएंगे हम लोग। इसके आधार पर सारी चीजें आ जाएगी कि लर्निंग करो क्यों बनता है, क्या कारण रहते हैं। जैसे मान लो आप आए और थके आ रहे आए, दौड़ भाग के आए, और कैसे न कैसे करके 2 बजे आपको मुश्किल से यहाँ जगह मिली, आप बैठ गए, मुश्किल से जगह मिली, आप लोग बैठ गए। तो दूर से आए, थके आ रहे आए, थोड़ी बहुत थकान भी थी, रुचि भी नहीं थी, जबरदस्ती आना भी पड़ा था, कई बातें थी। तो इसकी वजह से आप प्रारंभ में सीखने की दर आपकी क्या हो रही थी? कम। कैसे? जैसे मान लो पहले वाले 5 मिनट में आपने 5 सवाल याद किए, सीखने की दर कम है। चल तो रही है दर, मतलब जीरो तो नहीं है, बढ़ तो रही है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 आपका क्लास में इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपने अपने आपको इस क्लास के अनुरूप डाल दिया, और लास्ट में चलते 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 हमेशा आपकी सीखने की दर हमेशा बढ़ती रही इस 2 घंटे की क्लास में। जैसे पहले 5 मिनट में आपने 5 सवाल सीखे, अगले 5 मिनट में आपने 6 सवाल याद कर लिए, उससे अगले 5 मिनट में आपने 7 सवाल याद कर लिए, अगले 5 मिनट में आपने 8 सवाल याद कर लिए। इसका मतलब लगातार सीखने की दर बढ़ रही है ना समय की अपेक्षा। एक तरीके से ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं है? अच्छा, दूसरी तरीके से ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने पहले 10 अनुक्रियाओं को सीखने के लिए 10 मिनट का समय लगाया, अगली 10 अनुक्रियाओं को सीखने के लिए आपने 9 मिनट का ही समय लगाया, अगली 10 अनुक्रियाओं को सीखने के लिए आपने 8 मिनट का ही समय लगाया। तरीका तो ये भी है ना, बढ़ तो इसमें भी रही है, बढ़ उसमें भी रही है। मतलब किसी भी तरीके से आपके सीखने की दर को मापें तो वो बढ़नी चाहिए। पहले तो क्या हो? कम, और उसके बाद क्या हो? तो मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनका इस प्रकार का वक्र हमें मिल जाएगा कि पहले तो कम थी और बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर इसके बाद दूसरा वक्र ऐसा भी मिल सकता है कि आप आए तो बड़े जोश में आए थे कि आज तो मैं पूरी साइकोलॉजी सीख के आऊंगा, 2 घंटे में क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। आप आए और आपने किसी को भी नहीं देखा, पड़ोसी ने कहा आ गया क्या? बोले आ गया, बकवास मत करना, डिस्टर्ब मत करना मुझे, कल भी डिस्टर्ब कर दिया था कई सारी रेखाएं खींच के, आज ऐसा मत करना।
तो आप लोग जोश ही जोश में आए, आप लोग धड़ाधड़ 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 पढ़ रहे हैं। जब थोड़ी देर के लिए अब ज्यादा पढ़ने की दर बहुत थी, फिर धीरे 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 हल्की हल्की पड़ोसी से भी थोड़ी बॉन्डिंग हुई, फिर हल्की हल्की नींद आने लगी, फिर वो नींद गहरी चलती गई। आपके दिमाग में आया रहने दे, अगली क्लास में देखेंगे, इसमें तो थोड़ा आनंद उठाते हैं सोने का। आप लोग सो ही गए। तो सीखने की तरफ पहले तो ज्यादा थी और धीरे धीरे क्या होगी, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी प्राप्त हो जाएंगे। फिर एक तीसरा होता है कि आप जैसे आए, जैसे सीख रहे थे ना प्रारंभ में, वैसे के वैसे लास्ट तक सीख रहे हो, बिल्कुल बराबर। पहले भी 5 मिनट में 5 सवाल याद कर रहे थे, लास्ट तक भी 5 मिनट में 5 सवाल याद कर रहे हैं। इसका मतलब है सीखने की तरफ लगातार क्या रही, समान रही, बराबर रही। कुछ ऐसे भी प्राप्त हो जाएंगे और कुछ ऐसे बनेंगे जिनमें जैसे मान लो आप आके बैठे, तो आके जोश में आया, आपने कहा नहीं मुझे याद करना है, मुझे आज पढ़ना है, 5-10 मिनट तक लगातार ढंग से पढ़े। उसके बाद एक मैसेज आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पहला मैसेज क्या होता है, गणेश मैसेज आते हैं, हैं? नहीं नहीं आने चाहिए। अच्छा, अपनी वस्तुओं का ध्यान रखो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैसेज आ गया, इधर लर्निंग करो चल रहे थे, आपने कहा वो तो बाद में पढ़ लेंगे, इसका जवाब तो दें। आपने उसके साथ थोड़ी सी चैटिंग शुरू कर दी, फिर 5-7 मिनट बाद आपको लगा कि अरे यार गलत कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो फिर मोबाइल आपने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में ये करके ना आपने भेज दिया। मुझे बताइए, पहले सीखने की तरफ ज़्यादा थी, फिर क्या हो गई, अब आप वापस पढ़ने लग गए। आपने 5-10 मिनट तक ढंग से पढ़ा, उतने में एक पड़ोसी ने घोचा कर दिया। तो उस पड़ोसी से थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, आगे की बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या भविष्य में क्या करना है, कैसे सोचा है, ऐसी बातचीत करें, उतने में सीखने की दर क्या होगी, कम हो गई। फिर आपको 5-10 मिनट बाद लगे बोले भविष्य तो तब सुधरेगा जब वर्तमान सुधरेगा। तो आपने वापस पढ़ना शुरू कर दिया, वापस पढ़ना शुरू कर दिया, वापस पढ़ना शुरू किया तो सीखने की दर क्या होगी, बढ़ गई। फिर उतने में 5-10 मिनट पढ़े, उतने में ऐसी चला दी गई प्रकाश जाने, ऐसी चला दी आके, ऐसी की हल्की हल्की ठंडी लगी, आपको हल्की हल्की नींद आने लगी। झपकी, 10-1 मिनट की झपकी आई, सीखने की दर कम। फिर जगह बोले नहीं नहीं यार ये तो काम ठीक नहीं, पढ़ने आया हूँ, पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा। सीखने की दर वापस पढ़ गई, वापस पढ़ी 10-15 मिनट तक, उतने में मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। इधर टॉपिक थोड़ा कठिन था, मामला समझ नहीं बैठ रहा था, मामला समझ नहीं बैठ रहा था, तो सीखने की दर क्या हो गई, कम हो गई। फिर आपने कहा नहीं समझना तो पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। फिर आप थोड़ा सा उसको ठीक ढंग से समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीखने की दर क्या हो गई, बढ़ गई। उतने में फिर देखा कि यार अब मैं वो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तरीका मेरे पास वो ढंग का नहीं है जिस तरीके से उसको पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो सीखने की दर क्या हो गई, कम हो गई, सीखने की दर कम हो गई। फिर उसके बाद आपने सोचा नहीं यार समझेंगे, वापस से ही समझा रहा है ये, आपने वापस समझना शुरू किया। उतने में ज्यादा ऐसी चलने की वजह से सरदर्द होने लग गया। सरदर्द हुआ तो आपने अपने सर को पकड़ा, कोशिश की, सीखने की दर कम होगी, टेबलेट लेके आए, टेबलेट लेके आए, फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, फिर सीखने की दर वापस बढ़ी। उतने में थोड़ी देर में क्लास का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो गर्मी होने लग गई, गर्मी होने लग गई तो सीखने की दर वापस कम। अरे मैं समझाना चाह रहा हूं सीखने के वक्र क्यों बनते हैं। देखो आपकी रुचि के कारण, आपकी अभिवृत्ति के कारण, मनोवृत्ति के कारण, आपकी थकान के कारण, बीमारी के कारण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण, विषय वस्तु की जटिलता और कठिनता के कारण, पढ़ाने की विधियों के कारण, कक्षा के वातावरण के कारण, ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से सीखने के वक्र बनते हैं।
तो मुझे बताइए इस प्रकार का जो आपका वक्र मिला था उसमें सीखने की दर कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी, कम ज्यादा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? इस प्रकार के वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? असाकार्य या मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? 4 सवाल पूछ लूं? पहले नहीं फेंकना है, ठीक है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4, जैसे पढ़े हैं वैसे ही उसी क्रम में। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र सर्वश्रेष्ठ होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है, सोच ले आराम से। कौन सा अधिगम का वक्र सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं, वो ऐसे करके बैठ जाए। कौन सा अधिगम का वक्र सर्वश्रेष्ठ होता है? ठीक है, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, सी, डी, वेरी गुड। दूसरा सवाल, ये शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है, कितना ही देखो बोले वक्र में, कहीं नहीं लिखा है हमने। दूसरा सवाल, ऑप्शन सेम है। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र सबसे घटिया होता है, कमजोर, निम्न स्तर का होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होता है ना, दूसरों के लिए खड्डे खोदोगे ना, खुद गिरोगे, ये प्रकृति का नियम है। हाँ। आपको मैं कब कह रहा हूं? इधर तो क्लास तो मेरी इधर ही है ना, मैं इधर कैसे बोलूंगा बताओ? ऐसे बोलूंगे? हाँ, हैं? गणेश को देख लो। गणेश तुझे देखूं? गणेश फिर तुझे देखूं तो मैं क्यों देखूं बता? फिर मुझे ऐसी देखने की जरूरत ही क्या है? हाँ चलिए सुनिए आगे। तीसरा सवाल मेरा, इनमें से सामान्यतः कौन सा अधिगम वक्र सर्वाधिक प्राप्त होता है? कौन सा अधिगम वक्र सर्वाधिक, जैसे इस 400 बच्चे आपका मैंने अधिगम वक्र निकाल के 4 भागों में बांट दिया, तो कौन सा वाला बंडल ज्यादा होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। कौन कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उसको खड़ा करो। हैं? ये चित्तौड़ के पास में कौन है? कोई बात नहीं, अब एक बार तो मैंने माफ कर दिया, क्योंकि वो मामला मेवाड़ वाला आ गया, और मेवाड़ वालों के पास तलवारें और भाले बहुत भारी होते हैं। हैं? चलिए, ऑप्शन ए सबसे ज्यादा बनते हैं। ऑप्शन ए वाले का हाथ खड़े करो। कोई नहीं। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, अपने अनुसार थोड़ी सोचना होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनमें से निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र सबसे कम बनता है, मतलब सबसे कम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, सी, डी, हैं? कोई नहीं, इसका मतलब आपको चीजें समझ तो आ रही है, मैं ये मान रहा हूं कि आपको चीजें समझ में तो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इनको छोड़ो, इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है। जीवन में सबसे अच्छी स्थिति होती है प्रोग्रेस करना। जीवन की सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? प्रोग्रेस करना। आज यदि आप महीने के 5,000 रुपए कमा रहे हैं और धीरे धीरे हर महीने उसमें इंक्रीमेंट लगता गया, और आप 60 साल के होंगे तब आप महीने के 5 लाख कमाओगे, जीवन की सबसे बेहतरीन स्थिति होती है कि नहीं होती है? अच्छा, यही रहता है।
या फिर आज आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं, लास्ट तक लगातार बोले नहीं 5-5 देते रहे मुझे, तो एक जैसा रहना। या फिर आज 5,000 कमा रहे हैं, 4 साल बाद में वो भी नहीं कमा रहे हैं, पतन, वो भी ठीक नहीं है ना। अच्छा, इस महीने 5 कमा लिए, अगले महीने 1,000 ही कमाए, अगले महीने 7,000 कमा लिए, अगले महीने 2,000 कमाए, ये भी तो स्थिति ठीक नहीं है ना। जीवन में सबसे अच्छी स्थिति होती है प्रोग्रेस। और मुझे बताओ इनमें प्रोग्रेस किस में होती जा रही है? सकारात्मक में। इसलिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा बच्चों का सकारात्मक होता है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अच्छा कौन सा होता है? सकारात्मक होता है। और जीवन में सबसे बुरी चीज होती है पतन। जीवन में सबसे बुरी चीज क्या होती है? पतन। इसका मतलब नकारात्मक वाले में पतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो सबसे निम्नतम स्तर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इसके बाद सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा बनता है असाकार्य। सबसे ज्यादा कौन सा बनता है? असाकार्य। क्योंकि मैंने जितने कारण बताए वो सारे के सारे कारण आप पर लागू होते हैं, और वो 2 घंटे में लागू हो आके निकल लेते हैं, है कि नहीं है? इसका मतलब एक अधिगम वक्र में कभी कमजोर कभी ज्यादा, ये होता रहता है। अच्छा, सबसे कम प्राप्त होते हैं सरल रेखीय। क्योंकि मनुष्य एक इंसान, मनुष्य एक मशीन नहीं होता है, बालक एक मशीन नहीं होता है कि जिस गति से आके एक्सीलेटर दबा के शुरू कर दिया, सेम उसी गति पे वो चलता रहेगा। उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। इसलिए सबसे कम, मैं तो कहूं लगभग शून्य, लगभग आप में से किसी भी बालक का ऐसा अधिगम वक्र मुझे नहीं मिलेगा शायद, जो जिस गति से आए थे उसी गति से आप लोग सीखते जा रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं। उसमें कई सारे कारण आ जाएंगे, और कई सारे कारणों से वो ऊपर नीचे हो जाएगा। ध्यान रहेगा? लिखो तो, सकारात्मक में लिखो। सकारात्मक में यह वक्र सर्वश्रेष्ठ होता है, यह वक्र सर्वश्रेष्ठ होता है। यह वक्र सर्वश्रेष्ठ होता है। हो गया? दूसरा लिखो, ऋणात्मक में यह सबसे निम्नतम होता है, यह सबसे निम्नतम होता है, यह सबसे निम्नतम होता है। निम्नतम होता है। अगला लिखो, कौन से में? लिखो, लिखो ये सामान्यतः, ये सामान्यतः सबसे कम प्राप्त होते हैं, सामान्यतः सबसे कम प्राप्त होते हैं। कम प्राप्त होते हैं। अगला लिखो, ये सामान्यतः, ये सामान्यतः सबसे अधिक प्राप्त होते हैं, ये सामान्यतः सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। ये सामान्यतः सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। हो गए प्राप्त? बताओ, अधिगम वक्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी? चलिए तो अगला टॉपिक लगाइए, अधिगम पठार। बिना आवाज के अधिगम पठार। लर्निंग प्लेटो, अधिगम पठार। क्या?
लर्निंग प्लेटो, PLATEAU। लर्निंग प्लेटो हो गया? सही नहीं है? सही नहीं है क्या है? मीनिंग है आपके भरोसे सब सही है ना? और समझ में भी पूरा आता होगा। ऐसा तो कोई परिभाषा भी नहीं होगी जो समझ में नहीं आ रही हो, सब कुछ समझ में आ रहा है। अरे थोड़े रहो शांत, तुम्हें क्या कि वापस याद आ जाती है। अरे बाहर जाने की, अधिगम पटार क्या होता है? क्या करें? कौन पार जाए? अधिगम पठार। हाँ ले उसको बंद कर गया। लर्निंग प्लेटो क्या होता है? अधिगम पठार क्या कहा? बालक के सीखने में आने वाली बाधाएं पठार है। रुकावट, रुकावट तो बाधा होगी ना। बाधा उत्पन्न करने वाले कारण तो पठार के बनने के कारण होते हैं। पठार क्या होता है? बालक के सीखने में। नहीं बेटा, वापस भेज दो, हो गई तो। अच्छा अच्छा, आपने 3 कॉन्सेप्ट सुने क्या? ज्योग्राफी पढ़ ली ना? नहीं पढ़ी? चलो नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाता हूं थोड़ी सी। आपने 3 कॉन्सेप्ट सुने होंगे, एक पर्वत, एक पठार, मैदान। 3 ही तो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं ना? हैं भाई, 3 ही गजब के कॉन्सेप्ट होते हैं। और मुझे लगता है इनमें सबसे ज्यादा मजा पर्वतों में आता है। पर्वत, फिर पठार और फिर पहाड़। देखिए पर्वत क्या होता है या पहाड़ क्या होता है? जो धरातल से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर से नुकीला हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत या पहाड़ बोलते हैं। जो धरातल से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर से समतल हो, उसको क्या बोलते हैं? पठार। और जो धरातल के समकक्ष हो और बिल्कुल समतल हो, उसे बोलते हैं मैदान। मैदान। 3 ही तो कॉन्सेप्ट है अपने। अपने को ना पहाड़ों की बात करनी है ना मैदान की बात करनी है। किसकी बात करनी है? पठार। इसका मतलब यह तय हो गया कि पठार धरातल से तो ऊपर उठा हुआ है। किससे ऊपर उठा हुआ है? धरातल से। और धरातल से ऊपर उठा हुआ है, ऊपर से क्या है? समतल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे? पठार। सेम वही कहानी है सीखने के वक्र पर। वक्र की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी बनाए हमने। सीखने के वक्र पर यदि कुछ समय के लिए सीखने की गति रुक जाए, यदि कुछ समय के लिए सीखने की गति क्या हो जाए? सीखने की गति में स्थिरता आ जाए। रुक जाने से अच्छा शब्द है स्थिरता आना। सीखने की गति में क्या आ जाए? स्थिरता आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। और जब वो स्थिरता आ जाए, तब आपको अधिगम वक्र पर कुछ पठार की प्राप्ति होती है। अधिगम वक्र पर क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कुछ समय कोई निश्चित नहीं है भाई, पठार कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितने समय तक। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सीखने की गति में स्थिरता आ जाए, सीखने की दर में स्थिरता आ जाए। या मैं ये कह सकता हूं अवनति एवं उन्नति रुक जाए। ना उसमें उन्नति हो ना उसमें अवनति हो, दोनों स्थितियां हैं भाई। ना तो वो धड़ाम से गिर के 0 पर आए और ना वो प्रोग्रेस हो। यदि एक स्थिति बनी रहती है थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। क्या अधिगम पठार के समय सीखने की दर शून्य होती है क्या? यदि शून्य होती तो वक्र ही नहीं मिलता।
शून्य होती तो हम लोग नीचे नहीं आ जाते क्या? शून्य नहीं होती है, पठार है, इसका मतलब है कि यहां से ऊपर तो है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट तो देखो कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट तो सीधा सीधा इसे समझ के रखना, मानना पड़ेगा अपने को कि अधिगम की जो दर है ना वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। अधिगम की दर क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना वो अलग है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरह हमसे पूछा भी नहीं जाता है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अधिगम की दर नहीं रुकती है, अधिगम की दर में उन्नति या अवनति रुक जाती है। अधिगम की दर नहीं रुक रही है, अधिगम की दर में उन्नति और अवनति रुक रही है। इसका मतलब है एक स्टेज में चलना। जैसे उदाहरण दूं मैं, आपने यहां से गाड़ी स्टार्ट की और उसका एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी जीरो से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 पहुंचती पहुंचती 20 की स्पीड तक चली गई। बताओ अधिगम पठार सकारात्मक, अधिगम वक्र सकारात्मक बना कि नहीं बना? भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे दर बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? आपने 1 किलोमीटर तक उस गाड़ी को इसी तरह से चलाया, 1 किलोमीटर में उसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर अगले 1 किलोमीटर आपने उसको 20 की स्पीड में ही चलाया, 20 की स्पीड में चलाया। उसके बाद अगले 1 किलोमीटर में आपने फिर एक्सीलेटर को दबाया और 20 से कहां तक पहुंच गए आप, 40 तक पहुंच गए। अगले 1 किलोमीटर में आपने उसको 40 की स्पीड में ही चलाया। मुझे एक बात बताओ, दो पठार बने कि नहीं बने? लेकिन क्या अधिगम की दर शून्य थी क्या? क्या गाड़ी रोक के आप नीचे उतर गए थे क्या? गाड़ी तो चल रही थी ना। उसकी या तो क्या नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी, या क्या नहीं हो रहा था, ना तो उन्नति हो रही थी और ना ही अवनति हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, अधिगम का पठार प्राप्त होता है। क्यों होता है ऐसा? अधिगम के पठार क्यों बनते हैं? क्या कारण हो सकता है अधिगम के पठार बनने के? क्या? अरे जितने कारण मैंने आपको वक्र बनने के बताए थे वो सारे कारण इस पर लागू होंगे कि नहीं होंगे? थकान आ गई, रुचि का नहीं है, अभी प्रेरणा कम हो गई, कक्षा का वातावरण सही नहीं है, पढ़ाने का कौशल सही नहीं है, विषय वस्तु की जटिलता आ गई, ये सारी चीजें उस पर लागू होगी कि नहीं होगी? इसी वजह से तो रुक रही है कि नहीं रुक रही है? यही तो वजह हो रही है। तो ये सारी वजह होती है जिनके कारण क्या बनता है, पठार, अधिगम पठार बनता है। तो आप एक लाइन में लिख लोगे, लिखो, यदि यदि सीखने की दर में, सीखने की दर में स्थिरता आ जाए, यदि सीखने की दर में स्थिरता आ जाए, कोष्टक में लिखो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, सीखने की दर में स्थिरता आ जाए, या उन्नति व अवनति रुक जाए, या उन्नति व अवनति रुक जाए, तब अधिगम वक्र पर, तब अधिगम वक्र पर पठार की प्राप्ति होती है। अधिगम वक्र पर पठार की प्राप्ति होती है। वक्र पर किसकी प्राप्ति होती है, पठार। अब मुझे दो सवालों का जवाब दो, सबसे ज्यादा पठार कौन से वक्र पर बनते हैं? ऐसा करिए भाई, सबसे ज्यादा पठार तो कहां बनेंगे, ऐसा करिए। सबसे कम पठार सरल रेखीय पर, सरल रेखीय पर वो अपने आप में एक ही पठार होता है, उस पर सबसे कम बनते हैं। ठीक है, लिखो, इसी में अगली लाइन लिख लो, सर्वाधिक पठार एस आकारीय वक्र पर,
सर्वाधिक पठार एस आकारीय वक्र पर, जबकि सबसे कम सरल रेखीय वक्र पर प्राप्त होते हैं। अच्छा, बिना आवाज की एक सवाल सुनो मेरा, मैं पहले ही समझाता हूं। उन्नति यानी होता है प्रोग्रेस, और नति यानी होता है पतन। नति यानी कमजोर, उन्नति यानी प्रोग्रेस, प्रगति, और नति यानी डिमोशन। डिमोशन नहीं होता है नति यानी। अब सुनिए, ग्रेड सेकंड का पिछले वाले एग्जाम हुआ है, उसका एक सवाल बता रहा हूं आपको। सवाल जवाब वैसे ही देना है, हाथ खड़ा करके। सवाल पूछा गया, सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र होता है। सवाल क्या पूछा गया? सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र होता है। सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र होता है। तैयार हैं आप? या सोचने के लिए समय दूं? तैयार है? रुको, हाँ सोच लो, पूरे गुणा भाग कर लो। तैयार है क्या? मैं सोच रहा हूं आपको कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ। सीधे सीधे आपने पढ़ कैसे लिए? इतने आसानी से टॉपिक सीख जाओगे तो हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। और आपने सबने आसानी से सीख लिया, तब मुझे थोड़ी उल्टी सूझी कि यार ये किया जाए इनके साथ। हाँ, ऑप्शन ए प्रश्न, सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र कौन सा होता है? वक्र, पठार का नहीं पूछ रहा हूं मैं। सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र कौन सा होता है? हो गया? ऑप्शन ए, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। वेरी गुड। मतलब कुछ लोग तो मेरी भी नहीं मानते हैं, उनको लग रहा है ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है, बाकी करेंगे तो अपने मन के हिसाब से ही हैं? अरे ये सवाल पढ़ा चुका हूं मैं, और इसमें क्या होगा? यही होगा ना? सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, ये होगा। ये पिछली बार आरपीएससी ने पूछा सर्वश्रेष्ठ, और दुनिया में, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं इनको, मैं समझा दूंगा। हाँ। सुने, आरपीएससी ने सवाल पूछा और उसने सवाल में यही सेम ऑप्शन दिए, और हमेशा सर्वश्रेष्ठ वही होता है जिसमें उन्नति होती है। जिसमें क्या होती है? उन्नति होती है। जिसमें प्रोग्रेस होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने कहा कि यार क्यों पूछ लिया इतना आसान सवाल? फिर स्टूडेंट ने क्या ठोक किया है? उन्नतोत्तर। उन्नति इसमें ही तो हो रही है ना, इसमें नहीं हो रही है। तो आके मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि इसका क्या करके आए? बोले इसका तो सर क्या समस्या थी, इसको तो हर कोई जान रहा है। तो उसका आरपीएससी ने आंसर निकाला नतोदर। क्यों? ये उन स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्यों, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा इसका इंग्लिश वर्जन देखो कितना महत्वपूर्ण है। इसका इंग्लिश वर्जन कितना महत्वपूर्ण है। इसका इंग्लिश वर्जन क्या लिख रखा है? कॉनकेव। इसका क्या लिख रखा है? कॉन्वेक्स लिख रखा है। अच्छा, यहां ये इंग्लिश वर्जन में इसको लिखता ना पॉजिटिव, क्या लिखता? पॉजिटिव। और इसको लिखता ना नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव को हम लोग उन्नतोत्तर बोलते, लेकिन यहां उन्नतोत्तर किसको बोला गया है? कॉनकेव को बोला गया। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के दर्पण होते हैं।
लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उल्टा लिख दिया मैंने। अरे चलो 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 चलो, अब तो सही है ना? अब सही है ना? अच्छा, एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण और एक दर्पण होता है अवतल दर्पण। अब आपको मैं बताऊं, देखो, एक तो दर्पण होता है ये, और एक दर्पण होता है ये। मुझे बताओ इनमें से उत्तल कौन सा है और अवतल कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? अवतल। अच्छा, ये हो गया अवतल। और अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अवतल को, अवतल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉनकेव बोलते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कॉन्वेक्स, वहां हमने लिख भी तो रखा है ना इसको, सकारात्मक, पॉजिटिव, और इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। और इसको सरल रेखीय, स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखिए, ये रहा, ये उन्नतोदर और नतोदर, ये उन्नति और पतन को, गति को नहीं दर्शा रहे हैं, अधिगम को, ये दर्शा रहे हैं उसके उदर को। उदर मतलब होता है पेट, जिसका पेट अंदर धसा होता है, जिसका पेट अंदर धसा होता है, उस प्रकार का लेंस कौन सा होता है? अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल। मतलब कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। और मुझे बताइए, इस वक्र को यदि हम देखेंगे तो इसका पेट धसा हुआ है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब आप ये मत कहना कि नहीं सर हम तो नीचे से देखेंगे इसको, एग्जामिनर इसको ऊपर से ही देखता है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक अवतल लेंस की भांति है कि नहीं है? अच्छा, ये एक उत्तल लेंस की भांति है कि नहीं है, जिसका पेट उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, है ना? ये जिसका पेट उभरा हुआ हो, जैसे उन्नतोदर, मतलब कॉन्वेक्स प्रकार का। तो मुझे बताइए, कॉन्वेक्स प्रकार का तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? और कॉनकेव प्रकार का कैसा होता है? पॉजिटिव। यदि वहां ऑप्शन में वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखता है तो हमेशा पॉजिटिव बढ़ता रहेगा और नेगेटिव कम होता रहेगा। लेकिन उसने तो क्या लिख दिया? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमें उत्तल और अवतल के आधार पर जाना है। तो ये अपने आप में कॉन्सेप्ट उल्टा है कि नहीं है? और लास्ट तक आरपीएससी ने नत्तोदरी उसको माना, और मैं समझाते समझाते उसके बाद से आज तक थक गया। स्टूडेंट मान ही नहीं रहे, बोले आपको भी नहीं आता है, आरपीएससी को तो नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है, बस केवल तुक्के लगाए जा रहे हैं। तुक्के नहीं है, ये उदर के पतन और उदर के उभरने को दर्शा रहा है। सर सरल रेखे को भी सर्वश्रेष्ठ लिख रखे हैं बुक में, उसको काट के सही कर लो जहां कहीं भी लिख रखा है। सर्वश्रेष्ठ तो हमेशा पॉजिटिव होता है यार, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पॉजिटिव। सरल रेखे को कैसे लिख सकते हैं आप लोग सर्वश्रेष्ठ? हमेशा से एक स्थिति में रहना चाहोगे क्या? जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंश है क्या वो? नहीं है, हमेशा बढ़ोतरी होती है। यदि तो कि मास्टर बने, जितनी तनख्वाह रही है उतनी तनख्वाह लास्ट तक आती रहेगी। वो सरल रेखी है क्या? सरल रेखी है? अच्छा हो सकता है क्या? लेकिन लगातार हम तो यही चाहते हैं ना कि महीने में, हर महीने में ही तनख्वाह बढ़ जाए। साल तो बहुत बाद की बात है, हैं? 1 लाख रुपए हो, एक कुछ नहीं हो, कितने हो जाओ बोले, 1 लाख हो तो आपको लगेगा 1,10,000 हो, 1,10 होंगे तो लगेगा 1,20 हो। आदमी कभी थकता है क्या लालच करते करते? हैं? खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चे के अनुसार बढ़ना भी चाहिए। हाँ, मेहनत करने से खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। लिखो लिखो लिखो, तुम लिखो, तुम लिखने के आदी हो, तुम लिखते रहो। लिख तो लिया पूरा, अगले हेडिंग लगाओ। अरे बिना आवाज के खर्चे चुपचाप भी बढ़ सकते हैं। लर्निंग ट्रांसफर
लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण। टॉपिक लगाओ, अगली हेडिंग लगाओ, लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण, या फिर इसको हिंदी में अधिगम अंतरण भी बोलते हैं। लिखो, अधिगम स्थानांतरण की एक परिभाषा लिखो। क्या लिखा है? अधिगम स्थानांतरण। लिखो, यदि यदि है, जोर से, अधिगम लिखवाना जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं, लिखवाना जरूरी नहीं है, लिखवाना जरूरी नहीं है। अरे थकान, रुचि, मनोवृत्ति, कक्षा का वातावरण, शिक्षक की शैलियां, विषय वस्तु की कठिनता, जटिलता, बस है। क्या बात कर रहे हो तुम? लिखवा दो। फिक्स है क्या? ये चीजें फिक्स है क्या? क्या कारक फिक्स है क्या? मैं एक लिखवाऊंगा, अगला तीसरा पूछेगा। ये तो कॉन्सेप्ट की बातें हैं। वहां पूछेगा निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, तो आपको छांटना पड़ेगा उनमें से कौन सा नहीं है। और मैंने मान लो 10 लिखवा दिए और उसने 10 में से 2 ही दिए, 2 एक्स्ट्रा दे दिए, तो आप लोग कल को दावा करेंगे कि 10 ही थे आपने, तो ये 2 नहीं है, क्वेश्चन गलत है। अरे नहीं, याद रह जाएगा। हैं? अरे क्या भूल जाओगे यार? ये भूल जाओगे तो फिर मुझे ऐसा लगता नहीं है फिर साइकोलॉजी भी आगे जाएगी क्या। लिखो, कोई बात नहीं, हेडिंग लगा दी तो ऊपर नीचे कहीं साइड में जगह वहां लिख लो, 2 लाइन में लिखवा दूंगा, 1 लाइन में लिखवा दूंगा। अधिगम पठार के कारक, अरे कहीं लिख लो रे, आपकी मर्जी में, हेडिंग दोबारा लगा देना। लिखो, छोरो, इतना ही भरोसा नहीं है रे अपने आप पे, इतना ही भरोसा नहीं है अपने आप पे, तो भाई मुश्किल लगता है आगे फिर भरोसा। एग्जाम में तो एक भी लिखा हुआ नहीं होगा, एग्जाम में तो सारे आपको याद ही करके ले जाने पड़ेंगे। लिखो लिखो, आ, लिखो, थकान, थकान, तनाव, अब लिख लो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ताकि उसमें सारे आ जाएं। तनाव, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, रुचि, रुचि, अभिप्रेरणा, कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण है, नहीं आएगी। कक्षा का वातावरण और हाँ, अवधान, अवधान मतलब अटेंशन, अवधान, अरे अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप, शिक्षण की शैलियां, शिक्षण की शैलियां, बाबू का मैसेज,
शिक्षण की शैलियां, आदि आदि। अब लिखो अधिगम स्थानांतरण। यदि एक परिस्थिति में, यदि एक परिस्थिति में, यदि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, यदि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने वाले ज्ञान को प्रभावित करे तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक परिभाषा लिखो वीटेकर की। वीटेकर, विकेट टेकर नहीं है, वीटेकर। लिखो प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य, प्रशिक्षण के अंतरण, ट्रेनिंग का ट्रांसफर, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक विषय वस्तु या कौशल को, एक विषय वस्तु या कौशल को, कौशल स्किल सीखने के बाद, सीखने का, किसी एक विषय वस्तु या कौशल को सीखने का, कोमा लगा के लिखो, दूसरे विषय वस्तु या कौशल को सीखने, या कौशल को सीखने पर पढ़ने वाले प्रभाव से होता है। पढ़ने वाले प्रभाव से, रोटी खाकर पढ़ना, पढ़ने वाले प्रभाव से, पढ़ना नहीं है, पढ़ना। अब इस पढ़ो, देखिए इस लाइन को, लाइन समझ में आ रही है क्या? आगे समझ में क्या होता है? एक कोई कौशल या विषय वस्तु आपने सीख ली है और अब आप दूसरी कौशल या विषय वस्तु सीख रहे हो। पिछले वाली विषय वस्तु या कौशल का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यदि कोई भी प्रभाव पड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? लर्निंग ट्रांसफर कहलाएगा। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है दुनिया का, लर्निंग ट्रांसफर। भाई एक विषय वस्तु को सीखने के बाद उसका प्रभाव दूसरी विषय वस्तु पर पड़ रहा है तो वो सबसे आसान बन जाएगा कि वो प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है वो लर्निंग ट्रांसफर है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो ये प्रभाव विभिन्न प्रकार का होता है। ये प्रभाव विभिन्न प्रकार का होता है।
ये प्रभाव विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखो, सकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, यही होता है सकारात्मक या धनात्मक। क्या होता है इसमें? अरे एक परिस्थिति में आपने कुछ सीखा है, अगली परिस्थिति में सीख रहे हो उसको, वो पहले वाला जो ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान, वो नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता हो। क्या करता हो? सहायता करता हो, सपोर्ट करता हो, सहयोग करता हो, तो वो क्या बन जाएगा? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बन जाएगा। जैसे वेरी गुड, साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना, हो गया कि नहीं हो गया? सकारात्मक। साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना। काउंटिंग सीखने के बाद टेबल सीखना। 2 का पहाड़ा सीखने के बाद 4 का पहाड़ा सीखना, कोई भी, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, व्याकरण सीखने के बाद दूसरी व्याकरण सीखना, संस्कृत व्याकरण सीखने के बाद हिंदी की व्याकरण सीखना, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, सकारात्मक बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट लिखो। सकारात्मक में लिखो, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करे, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करे, फुल स्टॉप कर दो, ठीक है? जैसे 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 साइकिल के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना। गिनती के बाद पहाड़ी सीखना, गिनती के बाद पहाड़ी सीखना। कोई डाउट है क्या? दूसरा लिखो, नकारात्मक। नकारात्मक देखो, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, सीखने में बाधा उत्पन्न करे। जैसे क्या? बाइलेटरल होता है वो, है? दो उदाहरण। गाड़ी वाला तो एक सेट हो जाएगा। और हाँ, तो वो तो हो गया, चलो एक तो हो गया। दूसरा और दो उदाहरण। नहीं बैठ रहा है मामला? बैठ गया? अच्छा देखो ना, बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सुनिए, अरे वाह वाह वाह, इतनी बाधा तो बहुत है, इतनी बाधा उत्पन्न हो जाए तो बहुत है। अपने यहां पर क्या होता है कि कोई गाड़ी होती है ना, उसमें स्टीयरिंग राइट हैंड की ओर होता है ना, स्टीयरिंग व्हील राइट हैंड की तरफ बैठते हैं। यहां पर कंडक्टर बैठता है इस साइड में ड्राइवर बैठता है। और हमारे यहाँ ओवरटेक भी करते हैं तो राइट हैंड की ओर से ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं।
अच्छा, आप यदि यूएसए में चले गए, मान लो यहाँ से पढ़ने के बाद आप अच्छा पढ़े, सिलेक्शन हो गया, सरकार ने आपको अमेरिका भेजा कि प्रशिक्षण लेके आओ, मास्टर बनने के बाद कहाँ भेज दिया? अमेरिका। बोले वहां पर 15 दिन का आपका प्रशिक्षण है। मतलब कुछ भी। अरे नहीं है, मानने में क्यों नई शिक्षा नीति कह रही है अलग अलग देशों में जाके अध्ययन करवाओ शिक्षकों से। अब अब मान लो आप वहां चले गए, तो वहां पर क्या है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना वो लेफ्ट साइड में होता है, और वहां पर आपको गाड़ी दी गई, बोले गाड़ी से राइडिंग करके आओ, घूम के आओ, और वहां से ओवरटेक भी होता है तो वो लेफ्ट साइड से होता है, दूसरी साइड से होता है। तो आप यहाँ चलाए हुए थे और वहां गए और आपने इधर से ओवरटेक करने की कोशिश की और बचीड़, बताओ बाधा उत्पन्न की ना, उसे नहीं समझ पाओगे आप। एक आसान, जो जो मोटरसाइकिल के बारे में समझता है ना उसको समझाऊं मैं। कभी आपने हीरो की मोटरसाइकिल चलाई है रोजाना, और एक दिन आपने बजाज की मोटरसाइकिल चलाई है ना? अब आप याद करके देखो, रोजाना तो गियर पीछे डालते थे और अब कहां डाला? आगे। तो बताओ बाधा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। पिछला जो ज्ञान था ना, उस ज्ञान की वजह से ये बाधा उत्पन्न हुई। यदि पिछला ज्ञान नहीं होता ना, यदि हीरो की मोटरसाइकिल नहीं चलाई होती तो बजाज की मोटरसाइकिल आप लोग सही सही चला लेते। अच्छा, ऐसे मानो आप लोग रोजाना फुटबॉल खेलते हैं, क्या करते हैं? फुटबॉल। आप लोग रोजाना फुटबॉल, ये तो पता है ना नहीं खेलते हैं, लेकिन ये तो पता है लात से खेला जाता है, इतना तो पता है ना सबको। अब जब लात से फुटबॉल खेलते हैं, फिर 15 दिन आपने लगातार फुटबॉल खेला, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। एक दिन मैंने कहा जाओ वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल हाथ से खेलते हैं। तो जैसे ही सामने से बॉल आई, आपने हाथ के बजाय किससे मारा? लात से। बताओ नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बना। एक परिस्थिति में पहले का ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में प्रभावित कर रहा है ना, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप लोग लगातार 2 घंटे से 5 घंटे से 7 घंटे से लगातार पिछले 15-20 दिन से लगे हुए हैं, हाई हेलो हैं, तो उसमें कई सारे एडवर्ड आप यूज करते हैं ना, बाबू, सोना, अलग अलग करते हैं। कहते कहते बात पर बोलते बोलते ही 2-3 बार 2-4 बार बोल ही देते हैं। अब आप लगातार बात करते हैं। अब मान लीजिए आपका आता तो नहीं, गलती से 5-7 दिन से 10 दिन से पिताजी का फोन आ गया और बात चल रही है, चलते चलते आपने कहा बाबू, बाधा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? किस वजह से हुई? वो पूर्व ज्ञान की वजह से हुई। अरे हो जाता है ऐसा है, ऐसा हो सकता है। आप यहां रह रहे हैं तो यहां तो आप सुरक्षित तो है नहीं, असुरक्षित है। कैसे असुरक्षित? खूब धड़ल्ले से 4-5 महीने में आपने खूब सीख लिया। कोई भी एक वाक्य बोल रहे हैं उसमें बीच में 2-3 एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही कोई कुछ कह रहा है तो उसको बिना हेल्पिंग वर्ब के तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हो ना? अगले ने कुछ भी कहा, कहते ही कहा रुक दे, 2-3 हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अब आप घर चले गए और घर 2-4 दिन रुके, और जैसे ही मान लो कोई आपकी बहन है, कोई भाई है, कोई माँ है, पिताजी है, कोई भी बात करते हैं आपको थोड़ा गुस्सा आता है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब है। मुझे बताओ बाधा तो उत्पन्न हो रही है ना। अपने को यह ध्यान रखना है कि जहां सहायता करे ना वहां तो सकारात्मक, और जहां बाधा उत्पन्न करे वहां नकारात्मक। लिखो, जैसे जैसे फुटबॉल के बाद वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल के बाद वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल के बाद वॉलीबॉल खेलना। दूसरा लिख लो, भारत में कार चलाने के बाद, भारत में कार चलाने के बाद अमेरिका में कार चलाना। है
नहीं, विदेश नहीं लिख सकते ना हम, विदेश में तो पाकिस्तान भी आता है, विदेश नहीं लिख सकते हम, इसलिए हमने देश का नाम लिखना पड़ा। हो गया? चलिएगा तो नंबर 3 लिखिए। यस यस यस। क्या? की प्राप्ति करे तो सहयोग किया कि नहीं किया? सामान्य नृत्य ने शास्त्रीय नृत्य के लिए सहयोग किया है कि नहीं किया है? हैं? अब वो आपको सोचना पड़ेगा, यदि सहयोग किया है तो सकारात्मक और नहीं किया है तो नकारात्मक। नहीं मतलब बाधा डाली है तो, और यदि सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया है तो शून्य। ये लिख लो, अब शून्य वाला भी लिखो। शून्य अधिगम स्थानांतरण मतलब जीरो लर्निंग ट्रांसफर। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ लिखो, तुम तो लिखो, अब समझाऊंगा मैं तुम्हें, अभी नहीं समझ में आया है। अभी ये अधिगम स्थानांतरण तुम्हें समझ में नहीं आए हैं, क्योंकि तुम पूर्वग्रहों से, पूर्व धारणाओं से ग्रसित है अभी। ओ भाई, ट्रैक्टर मुझे ही चला लेने दो, तुम रुक जाओ। हैं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांत रहो तुम। लिखो, यदि पूर्व ज्ञान, हेडिंग जो लगाई है वो नहीं लगाई, वो मेरी गलती नहीं है, मैंने लगवा दी है, वापस नहीं बोलूंगा। लिखो, यदि पूर्व ज्ञान, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में, हेडिंग लगाइए शून्य, शून्य मतलब जीरो। यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता करे, ना तो सहायता करे और ना ही बाधा उत्पन्न करे, ना तो सहायता करे और ना ही बाधा उत्पन्न करे, ना तो सहायता करे और ना ही बाधा उत्पन्न करे। जैसे जैसे कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे, आपने पहले बता दिया तो मैं नहीं लिखवाऊंगा। लिखो, जैसे जैसे हाँ लिखो, शिक्षक की कोचिंग करने के बाद, शिक्षक की कोचिंग करने के बाद, शिक्षक भर्ती कोचिंग कर रहे हैं ना आप, शिक्षक की कोचिंग करने के बाद, शिक्षक की कोचिंग करने के बाद यूपीएससी। लिखो, शिक्षक की कोचिंग करने के बाद शिक्षक की कोचिंग करने के बाद भैंस चराना, शिक्षक की कोचिंग करने के बाद भैंस चराना लिखना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ टीचर की कोचिंग करके चले गए और घर जाके आराम से भैंस चरा रहे हो, सकारात्मक हो रहा है क्या? सहयोग नहीं मिल रहा है तो क्या बाधा उत्पन्न भी हो रही है क्या? कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा? जीरो। बस यही उदाहरण है, और कोई उदाहरण नहीं है। या ये लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद, लिख लो, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद त्रिकोणमिति पढ़ना, त्रिकोणमिति पढ़ना, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद त्रिकोणमिति पढ़ना।
और कुछ याद आ रहा है क्या आपको? यस, कौन सा? वो सकारात्मक है। हाँ, शून्य कैसे होगा? हाथ हिलाना सीख रखा है सामान्य। अरे मुझे एक बात बताइए, आपने सिर्फ इतना सीख रखा है ना कि भाप भी आएगी, भाप भी आएगी, और उसके बाद यदि आप जाके शास्त्रीय सीखते हैं तो फर्क पड़ता है, पॉजिटिव होता है, सहयोग करता है वो। क्या हुआ, टाइम हो गया? बाद बाद में समझाऊंगा मैं ना, अभी समझाना बाकी है आपको।